हेलो भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मैं शुभम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट की श्रृंखला है जो आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं वैसे वैसे दिल की धड़कनें काफी तेज हो रही हैं। कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, आपके एग्जाम तक आपके साथ हैं। ढेर सारे सवाल का लेवल अच्छा है, आपके पेपर का लेवल है, ऐसे सवाल का आपके एग्जाम में आएंगे, बेहतरीन अच्छे से चल रहा है। तो आज भी 15 सवालों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। एक बार जल्दी से सब लोग वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दो भाई, जहां जहां चाहते हो वहां वहां फैला दो। हर जगह टेलीग्राम, हर जगह फेसबुक, हर जगह इंस्टाग्राम, हर जगह व्हाट्सएप। हर किसी के व्हाट्सएप पे मेरा ये क्लास का स्टेटस होना चाहिए, है ना, तब मुझे सुकून मिलेगी। जल्दी से कर लो ये काम फटाफट सारे लोग, ठीक है ना। चलो, आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, जहां पे आप चाहें तो लाइव टेस्ट दे सकते हैं। लाइव टेस्ट का मतलब अगर आपका एग्जाम है किसी भी, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका, अगर आप चाहते हैं उस एग्जाम से रिलेटेड आप टेस्ट दें तो आपको इसमें करना पड़ेगा काम। क्या करना पड़ेगा? आपको स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और इसमें आपको टेस्ट देना है। आपको अपनी टेस्ट का नंबर पता चलेगा, कितना नंबर पा रहे हैं। हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। उसके अलावा अगर आपको मैथ में कोई भी समस्या आती है तो आप मैथ में हमसे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं अपने सवाल। टेलीग्राम का यहां पे मैं लिंक लिख दे रहा हूं, आपको सिर्फ सर्च करना है शुभम सिंह मैथ्स, ठीक है ना, शुभम सिंह मैथ्स। ये टेलीग्राम पे अपने सर्च कर लीजिए आप, सब स्मॉल लेटर में है, एकदम छोटा छोटा सब लिखना है, सब छोटे लेटर में है और बिना किसी स्पेस के है। टेलीग्राम पे सर्च करिए, जुड़ जाइए, अपने सवाल पूछिए और डाउट पूछिए जो भी समस्या है। चलो, सवालों का सिलसिला शुरू होती है कहानी। तीन क्रमागत संख्याओं का योग 126 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? ट्रिक सुनो, कभी भी अगर 3 क्रमागत हो, 5 क्रमागत हो, 7 क्रमागत हो, ऐसी विषम संख्याओं के क्रमागत से रिलेटेड सवाल दिया हो तो आपको क्या करना है? मध्य वाली संख्या निकालनी है। मध्य संख्या आप निकाल सकते हैं कैसे? 3 क्रमागत दिया है ना, तो 126 में ही जो 3 क्रमागत दिया है तो 3 से भाग कर लो। 3 चौक को 12, 3 दूनी के 6 यानी 42। 3 क्रमागत संख्याओं में जो मध्य वाली संख्या है वो 42 आ गई है। 3 क्रमागत संख्याओं में जो मध्य वाली संख्या 42 आ गई है। क्रमागत संख्या है, इसका मतलब मध्य में अगर 42 है तो एक इसके इधर होगी 41 और एक इसके इधर होगी 43। यही तीनों संख्याएं हैं। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, 43 इज द राइट आंसर। अगर 5 देता, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 125 है तो आप 5 से भाग कर देते। 7 देता तो 7 से भाग कर देते। अगला सवाल, दो संख्याओं के बीच का अंतर का दुगुना उन संख्याओं के योग के बराबर है। यदि एक संख्या 15 है तो अन्य संख्या, ऑप्शन से भी मार सकते हो, बहुत जल्दी बन जाएगा। देखो, अगर एक संख्या 15 है तो दूसरी 15 नहीं हो सकता क्योंकि अंतर 0 हो जाएगा और अंतर का दुगुना भी 0 ही होगा, तो ये नहीं हो सकता। अगर एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या 10 हो सकती है। देखो, अगर दूसरी 10 है तो दोनों का अंतर कितना आएगा? 15 और 10 का अंतर 5 आएगा, जो दोनों संख्याओं के योग से दोगुना है। 15 और 10 का योग 25 आ जाएगा। 5 जो है दोगुना नहीं है, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो जाए। अगर मान लो संख्या 5 है दूसरी वाली, तो इसका अंतर कितना आएगा? 15 और 5 का अंतर 10, 10 का दुगुना 20, और क्या इनके योग के बराबर है? 15 5 20, हाँ योग के बराबर है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, सी वाला। बहुत आसानी से कर सकते हैं इसका। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दो संख्याएं हैं x और y, अंतर का दुगुना उनके योग के बराबर है, ऐसा आपसे कहा है। एक संख्या 15 है, देखो दो संख्याएं हैं, अंतर का दुगुना x माइनस वाई का दुगुना उनके योग के बराबर है x प्लस वाई के। यहां से बताओ 2x माइनस 2y बराबर में x प्लस वाई हो जाएगा। आपको एक का मान दिया हो, x को इधर लेके आओ, x को इधर लेके आओ, x बराबर ये 2 उधर चला जाएगा यानी 3y हो जाएगा। आपको एक संख्या 15 दिया हुआ है, एक संख्या आपको 15 दिया हुआ है, मान लो इसका मान 15 है तो बराबर में 3y हो जाएगा। तो यहां से बताओ y का मान कितना आ जाएगा? 5। मिल गया आपको संख्या, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लगा सकते हैं आप। 4 साल और 8 साल, 4 साल और 8 साल 8% प्रतिवर्ष की दर से निश्चित राशि पर साधारण ब्याज का योग 960 रुपया है। एसआई का योग दिया हुआ है, 2 एसआई दिए हैं, SI1 प्लस में SI2, 960 रुपया है, ऐसा आपको दिया हुआ है। अब समझो यहां से मेरी बात को, 4 साल और 8 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 का, तो SI बराबर क्या होता है? RT% होता है, दुनिया जानती है, कोरिया का बच्चा भी जानता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर में RT% होता है,
ठीक है ना। तो यहां से देखो 4 गुणे 8, 8 चौको 32% प्लस में 8 गुणे 8, 8 अठे 64%। इन दोनों का योग 960 दिया है, इन दोनों का योग 960 दिया है। अब यहां से इसको सॉल्व करना है सिर्फ आपको। 32 और 64 मिलके हो गया 96%, और 96% का मतलब 960 है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 10। 1% का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो आपसे बोला है राशि का पता लगाएं। राशि जो होती है वो हमेशा 100% होती है। 1% का मान 10 है तो 100% का मान 1000 हो जाएगा, यानी राशि आपकी 1000 है। बात समझ में आई भैया? राशि कितनी है आपकी? 1000 है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा लेवल का सवाल है, ठीक है ना। 4 साल और 8 साल, 2 टाइम इंटरवल दिया हुआ है और 8% की रेट है। दोनों के लिए रेट 8 ही % है, तो 8 चौक को 32, एक का एसआई 32% आएगा, दूसरे का एसआई 8 अठे 64, दोनों मिला के 960 रुपए मिलता है। 96% का मान 960, 1% का मान 10, तो 100% का मान 1000। अगला, 1 से 100 तक की गिनती में इकाई स्थान पर अंक 3 कितनी बार आता है? अगर यहां पे इकाई नहीं दिया होता, सोचो, तो आप कहते 1 से लेकर 100 की गिनती में अंक 3 कितनी बार आता, तो आपका आंसर डायरेक्टली हो जाता कि कोई भी अंक 1 से लेकर 100 में 20 बार आता है। यह बात मैंने आपको पढ़ाई है, बात समझ में ना, यह बात मैंने आपको पढ़ाई। लेकिन यहां पे क्या सवाल में कि आपसे कहा है इकाई अंक पर, आपसे बोला है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में इकाई स्थान पर अंक 3 कितनी बार आता है। तो देखो इकाई स्थान पे कोई भी अंक 10 ही बार आएगा। कैसे? आप देखो, एक बार 3 पे आएगा 03, फिर 13 पे आएगा, फिर 23 पे आएगा, फिर 33 पे आएगा, फिर 43 पे आएगा, फिर 53 पे आएगा, फिर 63 पे आएगा, 73 पे आएगा, 83 पे आएगा और 93 पे आएगा। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में बस इकाई स्थान पे 3 चाहिए ना आपको, इकाई स्थान पे तो 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आएगा। वैसे तो 3 इधर भी आएगा, लेकिन ये इकाई पे नहीं है। 30 में भी 3 आएगा, इकाई पे नहीं है। 31 में भी 3 आएगा, लेकिन वो इकाई पे नहीं है, इकाई पे सिर्फ 10 बार आएगा। कोई भी अंक इकाई स्थान पे सिर्फ 10 ही बार आता है। अगला, W-9 का विस्तार करना है। W-9 का विस्तार करना है। A माइनस बी का होल स्क्वायर है। W स्क्वायर माइनस 9 दूनी का 18 W प्लस में 81। W स्क्वायर माइनस में 18 W प्लस में 81। बहुत आसान है। चलो अगला देख लो। एक अनिश्चित राशि पर 12% की दर से 9 वर्ष और 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? SI2, SI1 और SI2 का अनुपात पूछा है। बहुत आसान सवाल है यार। यहां से देखो, 12% के हिसाब से 9 वर्ष का, तो 12 गुणे 9 अनुपाते 12% के हिसाब से 12 वर्ष का, तो 12 गुणे 12, 12 से 12 खत्म, 3 और 4 का अनुपात बना। 3 से काट दिया 3 बार, 3 से काट दिया 4 बार, 3 और 4 का अनुपात। यहां पे सवाल आपको इतने आसान लगते हैं, लेकिन जब आप लगाओगे, टेस्ट भी आप दोगे, तब वहां पे पता चलेगा कि सवाल कैसा है। तो टेस्ट दीजिए, स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। ए ने 5400 रुपए की एक वस्तु खरीदी, इसे 30% की हानि पर बेचा, ठीक है। इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसका कुल लाभ, मतलब एक ही वस्तु को एक बार लाभ और एक बार हानि पर बेचा है। क्रमागत, पहले एक बार हानि बेचा, जो मिला, फिर उसको लाभ पे बेचा, मतलब क्रमागत है। ओवरऑल वस्तु का दाम निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप ये वाला कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो। A प्लस बी प्लस में AB डिवाइड बाई 100 से। देखो पहले उसे 30 की हानि हुई है, बाद में उसे 60 का लाभ हुआ है, प्लस में माइनस में 30 गुणे में 60 डिवाइड बाई 100। बस इसी से मान निकाल दो। 30 माइनस 60 कितना आएगा? 30, और ये माइनस माइनस का गुणा, 0 से 0, 0 से 0, 18। यानी ओवरऑल उसे 12% प्लस में आया है। इसका मतलब क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो 12% का लाभ आएगा। कितने का लाभ आएगा भैया? 12% का लाभ आएगा। बहुत ही आसान लेवल का सवाल है। ये सब बातें सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए देती है कि आप निकालो 54 का 30% यानी 70 पे बेचा, फिर 70 को 60 पे निकालो, फिर 54 से कंपैरिजन करो। इतना बड़ा मेथड क्यों लगाना, इतना मेहनत क्यों करना, लेबर नहीं बनना, दिमाग लगाना, खर्च करना कि एक ही वस्तु को जो 5400 रुपए में खरीदा था उसी को पहले 30% के हानि पर बेचा, फिर जो पैसा मिला उसी से दूसरी वस्तु खरीदा और फिर उसी वस्तु को 60% के लाभ पर बेचा, मतलब एक ही वस्तु
वस्तु की कलाकारी कर रहा है, कुछ भी नया वस्तु ना खरीद रहा है ना बेच रहा है, मतलब एक ही वस्तु का जो पैसा है उसी को 2 बार क्रमावत रूप से लगा रहा है। आवाज आ रही ना? होप कर रहा हूं कि आवाज बहुत प्यारी आ रही है, आपको आवाज सुनाई दे रही है। चलो 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपाती और 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपाती का अनुपात बताना है। पहले देखो 4.8 एंड 10.8 का मध्यानुपाती बताओ। पहले मध्यानुपाती का मतलब होता है मीन प्रोपोर्शन। m बराबर होता है करड़ी में AB, यानी कि मीन आपको निकालना है करड़ी में 4.8 इंटू में 10.8। अब काफी कैलकुलेटिव लग रहा है यहां से, बताओ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग तो रहा है। एक काम करो, सबको दशमलव हटा दो तो ये 48 हो जाएगा और ये 108 हो जाएगा। दशमलव हटाए तो नीचे यहां 10 लगाना पड़ेगा, इधर भी 10 लगाना पड़ेगा और इसका वर्गमूल, यानी m बराबर बताओ कितना आ जाएगा? 48 को क्या लिखेंगे? 48 को लिखेंगे 16 गुणे में 3 और इसको क्या लिखेंगे? 36 गुणे में 3। x को क्या लिखेंगे? 36 गुणे में 3 डिवाइड बाई 10 गुणे 10 का मतलब 100 होता है। m का मान बताओ कितना आएगा? 16 का वर्गमूल बाहर आएगा तो 4, 3 3 2 बार है तो 1 3 बाहर आ जाएगा 3 और 36 का वर्गमूल 6 और 100 का वर्गमूल 10, तो 4 3 12 6 72 यानी 7.2 आया। मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया? 7.2 आ गया। अब इसी तरह से आपको निकालना है इनका तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है? देखो 0.4 एंड 2.4 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपात बताना होगा। किसी का भी तृतीय अनुपात अगर आप थर्ड प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो वो कैसे आता है? वो आता है b² a से। कैसे आता है? b² a से। तो यहां से थर्ड प्रोपोर्शन आप निकाल रहे हो, b² का मतलब 2.4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.4, तो ये हो जाएगा 5.76 डिवाइड बाई 0.4, ठीक है ना? तो t आपका आ जाएगा कितना? थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। 4 से भाग करो, 4 एकम 4, दशमलव शिफ्ट किया है, ठीक है ना? हाँ सही तो है यार, ये 57 हो गया और ये 4 हो गया, 57 है और 4 है, इसका मतलब 4 एकम 4, 4 चौको 16, अब फिर से 4 चौको 16, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 14.4। ये थर्ड प्रोपोर्शन आ गया। आपसे मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन का अनुपात पूछा था। मीन प्रोपोर्शन 7.2 आया है और थर्ड प्रोपोर्शन 14.4 आया है। इन दोनों ने काट दिया 72 ने 144 बार में, यानी कि 1:2 आया आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन आ गया है और यहाँ पे आपका मीन प्रोपोर्शन भी आ गया था। इसका अनुपात जो फाइनल आंसर चाहिए वो 1:2 आपका आंसर मिल गया। बताओ समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया यार। देखो आपको 2 नंबर दिए हुए 4.8 और 10.8 का मीन प्रोपोर्शन। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये मैंने आपको पढ़ाया है मीन प्रोपोर्शन। बताओ दिल्ली पुलिस वाले, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है भैया, ठीक है ना? करड़ी में ए बी, तो 4.8 इंटू में 10.8, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे 10 से मल्टीप्लाई करके, अपना जुगाड़ लगा के जैसे भी करना है। तो इस तरह से इसका मान आ जाएगा 7.2। ये इसका मीन प्रोपोर्शन आ गया। इसका मीन प्रोपोर्शन आ गया तो यहां से इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए b² a होता है। b का मतलब ये आपका b है, ये आपका a है, तो इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 और डिवाइड बाई ये, इससे भाग करेंगे 14.4 आ गया। इसका अनुपात 1:2, 1:2 इज द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। x + 1/x का मान 4 है। x + 1/x का मान 4 है। आपसे पूछा है x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा? एक बार वीडियो को फटाफट सब लोग शेयर कर दो यार, शेयर करो यार वीडियो को जल्दी से। ये तो आसान सवाल है, तब तक शेयर करके आओ, तब तक इसको बता रहा हूं, समझो ध्यान से। देखो पहले आप बताओ यहां से x² प्लस में 1/x² क्या हो जाएगा? आपको पता है कि अगर ये आपका m है तो इसका मान होता है m² माइनस में 2, तो 4 का स्क्वायर माइनस में 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, यानी इसका मान आ गया 14, ठीक है ना? अब इसी का स्क्वायर फिर से है, x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ेगा फिर से, 196 माइनस में 2, यानी उत्तर 194 आएगा। बात समझ में? 194 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था ये भी। ये सारे सवाल आपको अलजेब्राइक लगते हैं, लेकिन ये अलजेब्रा के सवाल नहीं होते, ये आपके सरलीकरण के सवाल होते हैं। किसके सवाल होते हैं? सरलीकरण के। तो सरलीकरण से इस तरह के सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में, x + 1/x की सीरीज से। इसको आइडेंटिकल इक्वेशन बोलते हैं,
ठीक है ना। तो ये आप जिस भी एग्जाम में अगर अलजेब्रा का पोर्शन नहीं है तो x प्लस 1/x की सीरीज सरलीकरण से इस्तेमाल करके पूछा जाता है। तो बी रेडी फॉर दैट वन। और ये पढ़ाया हूं सबको, ठीक है ना। दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या कौन सी होगी? उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। ठीक है, देख लो, यहां से समझो। यहां से देखो, दो संख्याओं का योग 9 है, x प्लस वाई का योग कितना है? 9 है। उनके व्युत्क्रमों का योग 1/x प्लस 1/y का योग कितना है? 1/2 है। यहां से बताओ x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई बराबर में 1/2 आ जाएगा। यहां से बताओ एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा? ये 2 इधर आएगा तो 2 इंटू में x प्लस वाई हो जाएगा। यानी कि यहां से बताओ एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा? 2 गुणे x प्लस वाई का मान 9 है, तो x प्लस वाई एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा? 9 दूनी का 18। डायरेक्ट ऑप्शन से आप अपना जुगाड़ बना सकते हो। यहां से देखो, दो संख्याओं का योग कितना है? 9 है। दो संख्याओं का योग 9 है और उनका गुणनफल 18 है, तो 6 और 3 बनेगा, 6 त्रिक 18। मतलब संख्या x का मान 6 है और y का मान 3 है। 6 त्रिक 18, 6 3 जोड़ने पर 9 भी बनता है और 6 गुणे 3 बराबर 18 होता है। और तो कोई ऑप्शन बनेगा ही नहीं, आप बना के देख लो। तो 6 और 3 ये राइट आंसर है। आपसे पूछा उनमें से एक संख्या कौन सी है? एक संख्या आपकी 6 है, 3 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो 6 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? डायरेक्टली आप ऑप्शन से भी कर सकते थे इस सवाल का आंसर। ऑप्शन से करना होता तो कैसे करते? अगर एक संख्या 9 मानते तो दूसरी संख्या 7 आती, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 9 है। उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 और 1/7 को जोड़ते तो 1/2 नहीं आता, 100% कंफर्म है, मतलब गलत है। अगर एक संख्या 6 मानते तो दूसरी 3 अपने आप आ जाती और 1/6 और 1/3 को जोड़ते तो 1/2 आ जाता। तो इस तरह से आप इसका आंसर ऑप्शन से भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे। और भी अगर आपके दिमाग में कोई तरीका आ रहा है तो उससे भी कर सकते, किसी भी तरीके से आप आंसर लगा सकते हो। आपको सिर्फ आंसर लगाने से मतलब है, ठीक है ना। बी रेडी, स्ट्रांग होके पढ़ना है, पॉजिटिव होके पढ़ना है। कुछ बातें जो आपको मैं बता दूं बहुत जरूरी होती हैं एग्जाम से रिलेटेड। पहली बात कि आपको एग्जाम में किसी क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है। जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी भी पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हो या किसी भी एग्जाम की, आप एग्जाम में पहले तो पेशेंस रखें। एग्जाम हॉल में पेशेंस रखें। जरूरी नहीं कि आपको 15 से 15 सवाल पूरे मैथ के आने चाहिए। आप मैथ के विजार्ड ही क्यों ना हो, कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत छोटी सी बात हमारे दिमाग में नहीं आती उस समय और वो सवाल नहीं हो पाता है। तो जरूरी नहीं, आपने कसम नहीं खाया, किसी से प्रतिज्ञा नहीं किया है कि अगर नहीं 15 सवाल लगे तो आग लग जाएगी जिंदगी में, ऐसा कुछ नहीं है। आप पेशेंस रखें। आपके पास 100 सवालों की सीरीज है, अगर एक में 14 हुआ तो बाकी में भी अच्छा करने की कोशिश करिए तो आराम से हो जाएगा। मैथ्स की एक खास बात होती है, आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ऑप्शन से जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑप्शन पे समय देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये सवाल ऑप्शन से हो जाएगा तो आप देखो, जो मैंने दिल्ली पुलिस में पढ़ाया बच्चों को, वो बताएं कि ना जाने कितने सवालों का भविष्य आपने अपने हाथों से लिखा है ऑप्शन का मेथड यूज करते हुए। तो बहुत ही प्यारी चीज होती है ऑप्शन से। अगर आप सवाल लगाएंगे तो आपको मजा भी आएगा और आंसर भी जल्दी आएगा। कई सारी बातें होती हैं, पहले मोटिवेट हुई है। अभी भी आपके एग्जाम में समय है, जो भी आपके एग्जाम में समय, जितना भी समय है उसके लिए पहले फुल एनर्जेटिक रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए। जितना पढ़ा उतना बहुत है, बस उसी की प्रैक्टिस करो। अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब इतना भी समय नहीं बचा कि तुम बहुत ज्यादा पढ़ाई करो। बस आपका थॉट आपके लक्ष्य पे, आपकी जो नजर है वो आपके लक्ष्य पे होनी चाहिए। कुछ चीजों को स्टॉप कर दो, एकदम दिन रात एक कर दो। भैया अभी भी समय है, अभी भी इतना दिन है कि आप कम से कम एक बार सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हो। एक एक बार एक एक सब्जेक्ट को एक दिन में उठाओ तो भी रिवीजन हो जाएगा। चाप के पढ़ो एकदम, ठीक है ना। सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है। मेहनत करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, क्या लिखा हुआ है करड़ी में 289? देखो लिखा हुआ है करड़ी में 289, भाग में करड़ी में x है, बराबर में 1/5 है। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17, डिवाइड बाई करड़ी में x है, बराबर में 1/5 है। 17 × 5 = 85। करड़ी में x का मान कितना आ जाएगा? 85। आपसे x का मान पूछा है तो x का मान करने के लिए 85 का वर्गमूल, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 8 × 9 = 72, तो 7225 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? 7225 इज द राइट आंसर। आपने एकदम आसानी से लगा लिया, ठीक है भैया। बहुत ही प्यारा सा सवाल था ये भी। छोटे छोटे सवाल गलत हो जाते हैं कहीं ना कहीं।
श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष हैं, 1/3 भाग महिलाएं, शेष बच्चे हैं। बच्चों की संख्या श्रोताओं की संख्या का कितने परसेंट है? परसेंट का सवाल है। देखो, श्रोताओं की संख्या की बात करें आपसे तो 1/6 भाग पुरुष हैं। अच्छा बताओ, यहां पे 1/6 लिखा है और यहां पे 1/3 लिखा है। 6 और 3 का लसा कितना होता है? 6 होता है। तो मान लेते हैं, माना कुल श्रोता गणों की संख्या जो है मान लेते हैं कि 6 है। कितना है? 6 है, ऐसा हमने मान लिया है। ठीक है, 1/6 भाग पुरुष हैं। पुरुष कितने हैं? 1/6। तो 6 का 1/6 निकालोगे तो 6 गुणे 1/6 कितना हो जाएगा? 1। 1 भाग पुरुष है। यहां से महिला कितनी है? महिला 1/3 है। तो 6 का 1/3 निकालेंगे, 3 दूनी के, यानी 2 भाग महिला हैं। शेष बच्चे हैं। बच्चे कितने हुए जरा बताइए? अगर 1 पुरुष है 2 महिला हैं, 1 पुरुष है 2 महिला हैं, तो 6 में से कितने बच्चे हुए? 1 पुरुष 2 महिला, तो बच्चे कितने हुए? मतलब दोनों मिला के 3 हुए। 6 में से 3 अगर महिला पुरुष है तो 3 बच्चे हैं। 3 क्या है? बच्चे हैं। आपसे पूछा है कि बच्चों की संख्या श्रोताओं की संख्या का कितना परसेंट है, तो इसी का परसेंट आपसे पूछा है। तो 3 जो है 6 का कितना परसेंट है, यही आपसे पूछा है। 2 बार में काट दिया, इसने काट दिया 50%। बात समझ में आई? तो 50% इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है तो। एक शर्ट को 600 रुपया में बेचकर, बचेकर नहीं बेचकर, एक व्यक्ति उसकी लागत मूल्य का 1/6 घाटा उठाता है। 1/6 का लाभ उठाने के लिए कितने रुपया में बेचे? अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक शर्ट को 600 रुपया में बेचकर, यानी एसपी दिया हुआ है कितना? 600 रुपया। सीपी है मान लो, जो उसको हानि हुई है, एक क्या बोला है? बेचकर एक वस्तु लागत मूल्य का 1/6 घाटा उठाता है, मतलब कि उसको लॉस हुआ है। कितने की हानि हुई है बताना जरा? लॉस कितने का हुआ है? तो सीपी का 1/6 यानी इतना हुआ है। आपको पता है कि अगर सीपी में से अगर आप लॉस को घटाते हो, चलिए बताओ कि अगर सीपी में से लॉस को घटाते हो तो एसपी आता है। सीपी आपका सीपी है और लॉस आपका कितना है? CP/6 है। बराबर में एसपी कितना है? 600 है। 6 माइनस 1 सीपी, 5 सीपी आएगा। 5 सीपी बटे में 6 बराबर में 600। 5 ने इसको काट दिया कितनी बार में? 5 ने इसको काट दिया 12 बार में, 120, यानी सीपी का मान 12 छक 72, 720 रुपया आपका सीपी आ गया। क्या आ गया? 720 रुपया आपका सीपी आ गया। अब देखो, 720 रुपया आपका सीपी आ गया है। अब यहां से समझो ध्यान से, कह रहा है कि 1/6 लाभ कमाने के लिए, मतलब किसका? लागत मूल्य का 1/6। अब लाभ कमाना है, लाभ कितना होगा? सीपी का 1/6। सीपी कितना है? 720। 720 का 1/6 कितना होगा? 120 रुपया। अगर आप 120 रुपए का लाभ चाहते हो तो आपको कितने में बेचना पड़ेगा? एसपी आपसे पूछा है। एसपी बराबर क्या होता है? सीपी प्लस में प्रॉफिट। सीपी कितना है? 720 और प्रॉफिट आप कितने का चाहते हो? 120 रुपए का। मतलब आप वस्तु को 840 रुपया में बेचोगे, तब जाके आपको 1/, क्या हो जाएगा? 6 का लाभ होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है ना? आना चाहिए सब मिला जुला के समझ में, वरना काम नहीं बनेगा। ठीक है, फिर से देख लो। कहा है एक शर्ट को 600 रुपया में बेचकर एक व्यक्ति उसके लागत मूल्य का 1/6 भाग घाटा उठाता है। तो 600 रुपया में बेचा जा रहा है, तो एसपी मान लेते हैं 600 रुपया। 600 रुपया में बेचा जा रहा है। सीपी है, जो उसका क्रय मूल्य है वो सीपी है। लाभ कह रहा है कि जो हानि हुई है, जो लॉस हुआ है, वो सीपी का 1/6 है। तो सीपी का 1/6 निकालेंगे तो CP/6 आ जाएगा। CP/6 यानी सीपी माइनस लॉस बराबर एसपी होता है। सीपी का मान सीपी है, लॉस का मान CP/6 है, तो यहां से आपके सीपी का मान आ जाएगा 720 रुपया। यह आपका क्रय मूल्य आ गया उस शर्ट का। क्रय मूल्य आ गया उस शर्ट का। अब समझो, चाहता है कि लाभ 1/6 का लाभ कमाए। किस पे? तो लागत मूल्य पे। लागत मूल्य 720 रुपया है। 720 रुपया पे 1/6 का लाभ कमाना चाहता है, यानी 120 रुपए का लाभ कमाना चाहता है। तो कितना में बेचे? 720 रुपए की शर्ट को अगर आप 120 के लाभ में बेचोगे तो कितना में बेचोगे? 840 में बेचोगे। 720 में 120 जोड़ देना है। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा सवाल है।
एक पंसारी के 5 लगातार महीनों की बिक्री 6-4-3-5, 6-9-2-7, 6-8-5-5, 7-3-2-0 और इतना है। छठवें महीने में कितनी बिक्री रहनी चाहिए ताकि औसत उसका 6500 हो जाए? हाँ, देखो यहां से चलो, अगर औसत 6500 चाहिए, देखो यहां से क्या चाहिए, 6-4-3-5, ठीक है, 6-9-2-7, ठीक है, यहां समझो 6-4-3-5, फिर 6-9-2-7, फिर 6-8-5-5, फिर 7-3-2-0 और 6-5-6-2, ठीक है ना। ये उसके 5 महीनों की बिक्री है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अच्छा, आप क्या चाहते हो कि उसकी औसत बिक्री 6500 रुपया की हो। औसत बिक्री अगर 65 की हो तो मैं चाहता हूं हर महीने वो 65 ही करे, हर महीने की बिक्री उसकी 65 होनी चाहिए। अगर ये 65, अगर आप इसको 65 चाहते हो तो आपको इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 35 में क्या जोड़े कि 100 पहुंच जाए, तो आपको पता है इसमें 65 जोड़ना पड़ेगा। आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 65 जोड़ना पड़ेगा। पहले में अगर आप 65 जोड़ोगे तो 6500 पहुंच जाएगा, 6500 नहीं था। इसमें देखो ये तो 6500 से ज्यादा है, आप एवरेज चाहते हो 6500 का हो तो आप हर मान को 6500 बनाओगे। ये एवरेज के कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि हर मान को 6500 बनाओ, इसको 6500 बनाना है, लेकिन ये 6927 है, मतलब 427 ज्यादा है, तो इसमें से 427 माइनस करना पड़ेगा आपको टोटल में से। यहां पे देखो ये भी ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 355 ज्यादा है, तो 355 माइनस करना पड़ेगा। 355 कहां से आया, 6500 से 6855, 355 ज्यादा है, 6800 माइनस 6500, 355 ये ज्यादा है, इसलिए कम करेंगे। हम सबको चाहते हैं कि 6500 बने, ठीक है ना। अब यहां पे देखो ये तो बहुत ज्यादा है, 65-3, ये 820 ज्यादा है, तो इसको 820 माइनस करना पड़ेगा। और ये सिर्फ 62 ज्यादा है, तो इसको 62 माइनस करना पड़ेगा। आप सबको करने के बाद लास्ट वाले छठवें में भी आपको 6500 प्लस कर देना है, ठीक है ना। आपको सिर्फ इन्हीं का कैलकुलेशन करना है जो नीचे लिखा हुआ है, इनका कैलकुलेशन करिए, आपका काम हो जाएगा। 65 और माइनस 62 से कट गया तो ओवरऑल कितना बचा, प्लस में 3, ठीक है ना। बाकी सब माइनस में है, तो बाकी सबको जोड़ दो, बाकी सबको जोड़ो और उधर से घटा देना। देखो तो 5 और 7 मिलके कितना हुआ, 2, यहां से देखो 5 और 7 मिलके 2, ठीक है ना भैया, और 2 और 5, 5 2 7, 7 2 9, ना 9 1 10, 10 4 1 5, 5 3 8, 8 8 16, 1602 माइनस में 1602, लेकिन प्लस 3 यहां भी है, तो प्लस 3 इसमें जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1599। 1599 किस में आएगा, माइनस में आएगा, कितना आएगा, माइनस में 1599। मतलब आपको 6500 में से 1599 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बनेगा। तो 6500 में से आपको ये 1599 माइनस करना होगा, तो कितना आएगा, 1, यहां कितना 0, यहां कितना 14 में से 5 गया तो 9, और यहां 4, 4901 रुपए का आपका रखना पड़ेगा छठवें महीने की बिक्री। अगर आप चाहते हो कि 6500 उसकी बिक्री रहे तो छठवें महीने में आपको 4901 रुपया करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किया आपने। कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, आप एक और तरीका अपना सकते हो। कौन सा तरीका, आप 5 महीने का जोड़ लो, 5 महीने का जोड़ लो, और छठवें महीने में 6500 चाहिए तो 6 गुड़े 6500 करके 6500 गुड़े 6 माइनस में 5 महीने को जोड़ के घटा सकते हो। ऐसे देखो 6 गुड़े 6500, ठीक है ना, 13 पचे 65, 13 छक्का 13 में 18 का गुड़ा, देखो 0 0 6 पचे 30, 6 36 3 39। आप 39,000 में से आप चाहो तो इनको जोड़ के घटा सकते हो, इनको जोड़ दो सबको, और भी आसान हो जाएगा। इनको जोड़ो, 5 5 5 7 12, 12 5, 12 5 कितना होगा आप बताओ, 5 7 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, यानी कि आपको 39,000 में से आपको माइनस करना है। एक तो 9, दूसरा तरीका सुनो, 19 आया था ना, तो 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 और 2 मिलके कितना हुआ, 11 और 2 मिलके 13, 13 और 6 मिलके 19, 19 का मतलब 9 हासिल लगा 1 का, 4 4 और 9 13,
13 और 8 21, 21 और 3 21 3 24, 24 और 5 29 और एक हासिल था 29 1 30, ठीक है ना। और बाकी जोड़ दो 6 6 12, 12 6 18, 18 7, 18 7 25, 25 6 31 और 3 हासिल 31 3 34। इसमें से इसको घटा दो तो भी आंसर आ जाएगा। यहां देखो 10 में से गया तो 1, यहां 9 और यहां तो मामला गड़बड़ हो गया लग रहा है कहीं। 3499 नहीं आएगा भाई, यहां पे कितना आया था 9 आया था ना, तो यहां पे 9 आना चाहिए, यहां पे 8 रहेगा तभी, यहां पे 9 आए। देख लेना बाकी कैलकुलेशन है इसी तरह से, ठीक है ना भैया, इसी तरह की कैलकुलेशन है, बाकी देख लेना। इसको सही जोड़ा नहीं लग रहा है। देखो 5 5 7 12, 12 5, देखो 5 7 12, 12 5 17, 17 2 19 को 9 हासिल लगा 1 का, 3 2 5, 5 5 10, 10 2 12, 12 6 18, देखो 18 1 19 को 9 हासिल लगा 1 का, 4 9 13, 13 8 21, 21 3 24, 24 और 5, 24 5 29, 31 को 0, 6 6 12, 6 18, 6 24, 24 7 31 3 34। सही तो है यार, ठीक है ना। अब इसमें से घटाना है तो इधर आएगा कितना, अच्छा यहाँ सही तो आ रहा है, यहाँ से देखो मैं कहता, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 0, यहाँ कितना आएगा 9 और यहाँ कितना आएगा यहाँ 8 में से गया तो 4 और यहाँ पे कुछ नहीं, 449, ये भी आ गया। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, आप जिस तरीके से लगाओ। देखो पहला तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका ऊपर वाला है, क्या है देखो 6500 रुपया की बिक्री रहनी चाहिए 6 महीने में, तो 6500 गुणे 6 कर दो, 39,000 रुपया आया। बाकी इन 5 महीनों को जोड़ लो, अब 5 महीनों को जोड़ के उसमें से घटा दो, तो 39,000 में से 5 महीने को जोड़ोगे तो 34,099 बनेगा, उसमें से घटा दो तो 4901 आ जाएगा, जो छठे महीने की बिक्री होगी। एक तो वो तरीका जो बहुत सिंपल है। दूसरा तरीका एक और मैंने बताया कि अगर आप चाहते हो 6500 रुपए की बिक्री हो तो हर महीना का बिक्री 6500 होना चाहिए। जैसे यहां पे 6435 का बिक्री था, अभी 65 रुपया कम है बिक्री में, तो इस यहां पे हम बिक्री 6500 कर देंगे, यानी उसको 65 रुपया जोड़ के 6500 बना देंगे। यहां पे बिक्री ज्यादा हो गई थी तो हम 6500 लाएंगे, यानी इसमें से माइनस कर देंगे 427 रुपया। यहां भी माइनस में 300, ये भी ज्यादा थी तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और लास्ट में भी 6500। इस पूरे को जो ये नीचे लाल कलर में लिखा है इन सबको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। ये भी एक तरीका है, दो तरीके से आप इस सवाल का आंसर लगा सकते हैं। क्रमागत 20%, 15%, 10% के समान छूट कौन सा है? देखो 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, 15% का मतलब होता है 3/20 और 10% का मतलब होता है 1/10। अब एकल छूट आपको बताना है। अगर आप एमपी देखोगे तो कितना होगा 5 गुणे 20 गुणे 10, और अगर आप एसपी देखोगे तो 5 पे 1 का डिस्काउंट है तो 4 और इस पे 17 हो जाएगा, 20 पे 3 का डिस्काउंट 17 और इस पे हो जाएगा 9, ठीक है ना। ये आपका डिस्काउंट हो गया। अब 4 ने इसको उड़ा दिया, देखो 4 ने इसको उड़ा दिया 5 बार में, तो 5 5 25 दूनी का 250 हो गया, और 17 9 153 होता है। यहां से बताओ कितने का डिस्काउंट मिला है? इधर हो गया 47 और 50 मिलकर 97, 97 का डिस्काउंट है किस पे 250 पे, 250 पे गुणे में 100, 25 ने काट दिया इसको 4 बार में और यहां 10 बार में, 4 गुणे 97, 400 3 चौको 12 माइनस कर दो 388, तो 38.8% बनेगा इसका आंसर। 38.8% इज द फाइनल आंसर। एकल छूट अगर देगा तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो ये आज आपका आखिरी सवाल था, 15 सवाल यहां पे खत्म हुए। तो हमने मॉक टेस्ट श्रृंखला चालू की है पूरी, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक ये मॉक टेस्ट श्रृंखला चलती रहेगी। आप रोज पढ़िए, मेहनत के साथ पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। होप कर रहा हूं कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, लव यू ऑल।